हेलो दोस्तों, मैं गणेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के साइंस कोचिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पादपों में नियंत्रण एवं समन्वयन कैसे होता है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन। जंतु बोले तो हम लोग चौपाया, दोपाया, तिपाया, जो है सिक्स पाया, जितने भी जीव जंतु है सभी आपके समक्ष दिख रहा होगा। गाय, भैंस, बैल, बकरी, इंसान, बंदर, गधा, घोड़ा, ऊंट, सब। हम इंसान को भी कभी कभी गधा बोल देते हैं, खच्चर बोल देते हैं। हाँ, तो सभी के बारे में, सभी क्या हैं? जंतु हैं। तो जंतुओं का नियंत्रण एवं समन्वयन पढ़ते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन क्या होता है। नियंत्रण का मतलब आपको पिछली वीडियो में मिल जाएगा कि क्या होता है नियंत्रण एवं समन्वयन। समन्वयन का मतलब होता है कि आपके शरीर में जितने अंग है या किसी जंतु के शरीर में कितने अंग है, सभी मिल करके जो कार्य करता है। एक अंग दूसरे अंग को किस प्रकार से मोटिव करता है, सपोर्ट करता है उसके कार्य को करने के लिए, उसे नियंत्रण एवं समन्वयन मतलब समन्वयन कहते हैं। नियंत्रण कहने का मतलब उस अंग को काम करने के, कब वो काम करेगा और कब नहीं करेगा, उसे हम कहते हैं, उस पर जो कंट्रोल होता है वही नियंत्रण है। ठीक है। तो जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन दो विधियों से होता है। एक है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन और एक है तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन। ठीक है। तो रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन में एक ऐसा रसायन होता है, केमिकल हमारे शरीर में उत्सर्जित होता है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। उसे क्या करते हैं? हार्मोन। जीवों के शरीर में एक ऐसा रासायनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक पदार्थ स्टिमुलेट होता है, उत्सर्जित होता है, उत्पन्न होता है, या कह सकते हैं निकलता है। उसे वो क्या करता है? वो कोई विशेष कार्य के लिए किसी अंग को उकसाता है, उसे हम हार्मोन कहते हैं। तो हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे अलग से, जो कि एक अलग का टॉपिक है, रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। ठीक है। तो दो विधियों के द्वारा जीवों में नियंत्रण एवं समन्वयन होता है। एक है रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वयन, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अंगों के बीच में तालमेल, काम करने की जो है तालमेल को कोऑर्डिनेशन, समन्वय कहते हैं। समन्वय स्थापित करना, कहते हैं ना कि आपस में कोऑर्डिनेशन बना के रखो, मिलजुल कर रहो, यही समन्वयन का यही मतलब हुआ। तो जीवों के शरीर में कुछ खास रासायनिक पदार्थ उत्सर्जित होते हैं जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। वह हार्मोन क्या करते हैं? तो जीवों के शरीर के किसी अंग को उसके कार्य के लिए, जैसा उसका काम है, उसके लिए उसे उकसाता है। ठीक है। जैसे कि कोई हार्मोन है, जैसे इंसान को बड़ा होना है, किसी जंतु को बड़ा होना है, तो उसके लिए उस जंतु के शरीर में कहीं ऐसी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, जिससे ये केमिकल पदार्थ जो है निकलते हैं, जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं। वो क्या करता है? उस जंतु के ग्रोथ को बढ़ाता है, जिसे ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। तो हार्मोन के डिटेल्स हम आपको अगली वीडियो में दे देंगे और बता देंगे। ठीक है। आज की वीडियो में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र से बना है। तंत्रिका तंत्र में 3 मूलभूत सिस्टम है। ठीक है। एक है तंत्रिका कोशिका एवं तंत्रिकीय उत्तक। कहने का मतलब कि तंत्रिका उत्तक और ये कोशिका के मिलने से उत्तक बनता है। जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती है तो उत्तक बनता है। तो ये हमारे शरीर में या किसी जंतु के शरीर में तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि मानव शरीर में या फिर जंतुओं में सबसे लंबी कोशिकाएं कही जाती है। तो अगर पूछे कि सबसे लंबी कोशिकाएं मानव शरीर में किसकी है, तो तंत्रिका कोशिका है। ठीक है। तो तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, और ये लंबी लंबी तंत्रिका कोशिका जब आपस में जुड़ जाती है तो तंत्रिकीय उत्तक का निर्माण कर लेती है। तंत्रिका कोशिका को हम न्यूरॉन कहते हैं, और न्यूरॉन जब जुड़ जाता है तो नर्वस टिश्यू बन जाता है।
ठीक है। अब ये इसी तंत्रिका तंत्र का अगला हिस्सा है मेरु रज्जु, मेरा रज्जु या स्पाइनल कोड। ये क्या है स्पाइनल कोड? तो किसी भी जीव के रीढ़ की हड्डियों के बीच में, जैसे हम रीढ़धारी जंतु है तो हमारे रीढ़ की हड्डियों के बीच से स्पाइनल कोड गया होगा। ये स्पाइनल कोड क्या है? विशेषकर ये कुछ नर्व का बंडल है, ठीक है। तो इसके बारे में हम भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और तीसरा है मस्तिष्क। मस्तिष्क यानी ब्रेन। ब्रेन से हम अपने सारे शरीर को कंट्रोल में रखते हैं, जिस पर हम अपने इच्छा अनुसार क्रिया करते हैं, और कुछ पर तो हम क्या करते हैं अपने इच्छा के अनुसार वो कार्य तो नहीं करता, लेकिन वो होता कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कहाँ से है? तो ब्रेन से ही है। वो ब्रेन से ही कोऑर्डिनेट और कंट्रोल करता है। लेकिन कुछ आदमी का यही क्या होते हैं, खराब होते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर करेंगे इलाज, ठीक हो जाएगा। ठीक, तो आज तंत्रिका कोशिका के बारे में जानेंगे। देखिए, तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वयन का सबसे छोटी इकाई यदि कहा जाए तो तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका मिल कर जुड़ कर कह सकते हैं, जुड़ कर तंत्रिकीय उत्तक बनाते हैं। और जब बहुत सारे उत्तक मिलकर काम करता है तो ये तंत्रिका तंत्र बन जाते हैं। तो हमारे शरीर में एक तंत्र है जो पूरी तरह से सभी अंगों को बारी बारी से कार्य कराता है या किसी भी कार्य के लिए एकदम तैयार रखता है। उसे हम कहते हैं तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। और उस तंत्र को, उस सिस्टम को तंत्रिकीय तंत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों। हाँ, तो अब पढ़ेंगे हम लोग तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका की संरचना के बारे में जो भी लिखना है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आ जाएगा, उसको आप याद कर लेंगे। और इसी को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी संरचना इसकी जटिल है तो आपको समझ में पढ़ के समझ में ना आए, इसीलिए मैं इसे समझा दूंगा। लेकिन जो अभी आपके स्क्रीन पर है उसको आप अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, तब बोर्ड पर जो भी फिगर बना है उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन पढ़ रहे हैं, और जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वयन का हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो जंतुओं में तंत्रिकीय नियंत्रण। तंत्रिकीय नियंत्रण के लिए तंत्रिका कोशिका इसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर के सभी हिस्सों में फैली हुई है। ये क्या है? सबसे लंबी कोशिका है हमारे शरीर का, और जंतु के शरीर का सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, इतनी लंबी कोशिका है, और ये कोशिकाएं कभी टूटी नहीं रहती है। और एक बात याद कर लेंगे, तंत्रिका कोशिका कभी विभाजित नहीं होती है। क्या नहीं होती है? तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती है। इसीलिए आपके शरीर में जितनी तंत्रिका कोशिका जन्म से ही बन जाएगी वो थोड़ा सा इलोंगेट होगी, बढ़ेगी, लेकिन वो कोशिका क्या होगी? डिवाइड करके 1 से 2 कोशिकाएं नहीं बनेंगी। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, किसी भी जंतु के शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, और यह कोशिका कभी विभाजन नहीं करती। यही कोशिका जो है हमारे ब्रेन में भी होती है, इसलिए ब्रेन की भी कोशिकाएं कभी विभाजन नहीं करती है। लेकिन हमारे शरीर का एक और अंग है जिसकी कोशिकाएं लगातार डिवीजन करती है, लीवर, यकृत। हमारा जो यकृत है उसकी कोशिकाएं लगातार डिवीजन करती हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका डिवीजन नहीं करती है। अब तंत्रिका कोशिका हमारे शरीर में फैला है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि आपको कोई मच्छर, मक्खी इत्यादि आपके त्वचा पर बैठता है तो आपको एहसास हो जाता है कि मच्छर काटा, और तुरंत एक्शन होता है आपके शरीर में, और आपकी आंखें अपने आप उधर आकर्षित हो जाती है, और आप देखते हैं कि क्या हो रहा है, त्वचा के ऊपर क्या हो रहा है। तो आप जब पढ़े होंगे सेंस ऑर्गन, तो आपको एक सेंस ऑर्गन त्वचा भी होगा।
तो क्या है कि त्वचा पर भी हमारे शरीर के सभी जगह क्या है, तंत्रिका कोशिका की जाल फैली हुई है। तो हम कह सकते हैं तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला हुआ है। तो तंत्रिका तंत्र की जो ये तंत्रिका कोशिका है ये करती क्या है, कैसे एक्शन लेती है, ये तो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम इसकी संरचना देख लेते हैं कि तंत्रिका कोशिका होती कैसी है। तो तंत्रिका कोशिका को समझने के लिए इसे हम 3 भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक पढ़ते हैं कोशिका काय, मतलब कि कोशिका की बॉडी संरचना। हम यहाँ तक की संरचना को कोशिका काय में पढ़ेंगे और इसके नीचे ये जो हिस्सा है यहाँ तक इसे हम एक्सॉन में पढ़ेंगे और इसके नीचे इस वाले एरिया को हम सिनेप्स में पढ़ेंगे। तो हमने क्या कर लिया, इसको 3 भाग में बांट लिया, कोशिका काय, एक्सॉन, सिनेप्स। अगर आपको लिखने के लिए विधि है कि आप कार्य विधि का वर्णन करें, तंत्रिका कोशिका कार्य कैसे करती है, तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि काम कोशिका काय में होगी, उसके बाद एक्सॉन में होगी, उसके बाद सिनेप्स में होगी। तो चलिए आपको पहले याद कराते हैं तंत्रिका कोशिका की बनावट। तंत्रिका कोशिका की बनावट कैसी होती है, और यह BSEB बोर्ड पटना में जो 10th लेवल के स्टूडेंट हैं उनके बोर्ड के एग्जाम में बहुत बार तंत्रिका कोशिका की केवल फिगर कहते हैं बना दो, चित्र बना दो, सचित्र वर्णन भी पूछ देते हैं, या फिर कहते हैं नामांकित चित्र बनाइए। तो इसी तरह से आपको नामांकित चित्र बना देना है। तो तंत्रिका नामांकित चित्र का मतलब क्या होता है कि आप चित्र बनाइए और इसकी लेबलिंग कर दीजिए। लेबलिंग का मतलब है कि किस अंग या किस जगह का क्या नाम है, ठीक है, तो वो हो गया लेबलिंग करना। हाँ, तो 3 भाग में सबसे पहले हम कोशिका काय किसे कहेंगे। तो आपको तंत्रिका कोशिका में, प्रत्येक तंत्रिका कोशिका में एक तारे नुमा कोशिका काय होती है जिसका नाम साइटोन है। क्या है, साइटोन है। तो तंत्रिका कोशिका की कोशिका काय को साइटोन कहते हैं। इस साइटोन के अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, ठीक है। अब साइटोन में कई सारे प्रवर्ध निकले होते हैं। आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो तारे की जो नोक है, वो प्रवर्ध निकली होती है, इसे डेंड्रॉन कहते हैं। डेंड्रॉन में से क्या होता है, कई सारे डेंड्राइट्स निकले होते हैं। ये पतले तार जैसी संरचनाएं निकली हुई है जिसे हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स कहते हैं। तो सभी प्रवर्धों में से डेंड्राइट्स निकलते हैं। ये डेंड्राइट्स क्या होगा, किसी दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स से जुड़ जाएंगे और ये डेंड्राइट्स जो है अपने अंतिम छोर पर गांठों पे जाकर के खत्म होती है जिसे सिनेप्टिक नोब्स कहते हैं। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये भी डेंड्राइट्स है और ये भी गांठ के रूप में खत्म हुए हैं। तो ये सिनेप्स एरिया है और यहाँ पे गांठ है, इसीलिए हम इसको सिनेप्टिक नोब्स बोलते हैं। सिनेप्टिक नोब्स या सिनेप्टिक गांठें बोलते हैं, ठीक है। अब हम एक्सॉन किसे कहेंगे, तो तंत्रिका कोशिका की जो सबसे बड़ी डेंड्रॉन होती है, या कह सकते हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्रवर्ध जो कि लंबी हो जाती है, जो सबसे बड़ी लंबी प्रवर्ध होती है या डेंड्रॉन होती है, उसे हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है। एक्सॉन पर चर्बीदार संरचनाएं पाई जाती है जिसे हम मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ कहते हैं। मैंने कैसे बोला कि एक्सॉन के ऊपर चर्बीदार संरचनाएं पाई जाती है, उसे हम मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ के ऊपर से एक पतली झिल्ली होती है जो माइलिन शीथ को कवर किए रहता है, एक चादर जैसे है जो उसे ढक के रखा हुआ है, जिसे हम न्यूरीलेमा आच्छाद बोलते हैं, या न्यूरीलेमा। आप सीधे याद रखिए क्या होता है, न्यूरीलेमा। अब देखिए माइलिन शीथ और न्यूरीलेमा के बीच में
न्यूरिलेमा के बीच में छोटे छोटे कोशिकाओं के गुच्छ होते हैं, समूह होते हैं। इसमें एक द्रव भरा है, उस द्रव के अंदर कुछ कोशिकाएं पाई जाती है। उस कोशिका को कहते हैं श्वान कोशिकाएं। क्या कहते हैं? श्वान कोशिकाएं। एक्सॉन अपने अंतिम छोर पर शाखित होकर फैल जाती है, जिसे एक्सॉन बल्ब कहते हैं। एक्सॉन बल्ब के जो अंतिम छोर है वहां से भी डेंड्राइट्स निकलते हैं, और डेंड्राइट्स अपने अंतिम छोर पर गांठों के रूप में खत्म होते हैं, जिन्हें हम सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं। और यह सिनेप्टिक गांठें, सिनेप्टिक नोड्स यहाँ पर होते हैं। और फिर इन सिनेप्टिक नोड्स का क्या काम है कि किसी दूसरे इसी तरह के तंत्रिका कोशिका से जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर कोई तंत्रिका कोशिका बना दिए, इसके डेंड्राइट्स इसमें इस तरह से जुड़ जाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे जो है तंत्रिका कोशिका इससे जुड़ सकती है। इस तरह कर करके हमारी सभी तंत्रिका कोशिका एक दूसरे से कहीं ना कहीं जाके कनेक्टेड है। ठीक है। अब देखिए दो माइलिन शीथ के बीच का जो जगह है, एक ये माइलिन शीथ और एक ये माइलिन शीथ, इसके बीच के जगह को रैनवियर का नोड कहते हैं। क्या कहते हैं? रैनवियर का नोड। और दो नोडों के बीच, एक ये नोड हो गया और एक ये नोड, दो रैनवियर के नोड के बीच के स्थान को इंटर नोड कहते हैं। यानी कि यहाँ इतना जगह जो है ये इंटर नोड है, और इंटर नोड में माइलिन शीथ पाई जाती है। जितना दूर में इंटर नोड होता है उसमें माइलिन शीथ पाई जाती है। ये है माइलिन शीथ। ठीक है। अब देखिए कि कोशिका काय में बहुत सारे द्रव भरे रहते हैं, बहुत द्रव या ग्रैनुल्स पाए जाते हैं, जो कि एक्सॉन में भी होते हैं। ये ग्रैनुल्स संवेदना किसे कहें? संवेदना मतलब कि कोई भी संदेश को तेजी से पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है। इस द्रव को हम निश्चल कणिकाएं कहते हैं। ग्रैनुल्स है ना, कणिकाएं है ना, तो निश्चल ग्रैनुल्स कहते हैं। ये ग्रैनुल्स तेजी से संदेश को ग्रहण करते हैं और आगे संदेश को पहुंचाते हैं। क्या करते हैं कि ये जो हमारा डेंड्राइट्स है वो किसी दूसरे तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट से मान लीजिए जुड़ा हुआ है। ठीक, जुड़ा हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि इस तंत्रिका कोशिका के आसपास कोई हलचल होती है, मान लिया मच्छर काटा, तो मच्छर काटने का जो संदेश है, जो मैसेज है, वो इस साइटोन ने ग्रहण किया। इस साइटोन के डेंड्राइट्स ने इनको दे दिया, और ये डेंड्राइट्स से जो ये जो स्थान है जहां पर इनके नोड और इस तंत्रिका कोशिका के नोड जुड़े हैं, उसे सिनेप्स कहते हैं। उस स्थान को सिनेप्स कहते हैं, और इस नोड को सिनेप्टिक नोड्स कहते हैं। तो संदेश फटाक से इस साइटोन में आ जाएगा, और ये साइटोन के जो निश्चल कणिकाएं हैं वो इसमें उसके साथ रिएक्शन करके उन्हें तेजी से आगे एक्सॉन बल्ब की ओर भेज देगा। अब यहाँ पर फिर एक तंत्रिका कोशिका होगी। ठीक, ये भी किसी और तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होगी। ठीक, ये फिर किसी और तंत्रिका कोशिका से जुड़ी होगी। ऐसे कर करके संदेश जो है, संदेश एक साइटोन से दूसरे के, मतलब एक साइटोन के डेंड्राइट से दूसरे साइटोन के डेंड्राइट्स में आया। इस तरह से ये तंत्रिका कोशिका से इस तंत्रिका कोशिका में आया, फिर इस निश्चल कोशिकाओं से होते हुए एक्सॉन से होते हुए एक्सॉन बल्ब में आया, फिर यहाँ पर सिनेप्टिक नोड्स के पास आया, फिर अगले तंत्रिका कोशिका, फिर अगले तंत्रिका कोशिका। ऐसे करते करते संदेश जो है अंतिम रूप से स्पाइनल कोड में पहुंच जाता है, और फिर स्पाइनल कोड यानी रीढ़ के हड्डी के बीच में इन न्यूरॉन का क्या होता है? बंडल होता है। क्योंकि हमारा जो ये
रीढ़ की हड्डी है वो क्या है, एक तरह का एक्सिस है, अक्ष है, जो हमारे शरीर के दो हिस्से कर सकते हैं। पर यहाँ से क्या कर सकते हैं, दो हिस्सों में इन्हें बांट सकते हैं। किसी को कर दे अभी दो हिस्सा, नहीं करते, ठीक है। तो रीढ़ की जो हड्डी है उसके बीच में इस न्यूरॉन का बहुत सारा बंडल ऐसे आया हुआ है। क्योंकि आपका हाथ इधर से फैला है, पैर है और बहुत सारे अंग इसी एरिया से निकले हुए, तो जितने भी न्यूरॉन होंगे ना उनके जो बंडल प्राप्त होंगे वो स्पाइनल कोड में चला जाएगा, इसीलिए उसे स्पाइन कहते हैं। मतलब सब जाके मिल गया है, स्पाइनल कोड बन गया है। और फिर स्पाइनल कोड ऐसे ही रीढ़ के हड्डियों से होते हुए आपके ब्रेन से जुड़ जाती है और संदेश ऐसे देख रहे हैं आप, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यानी तंत्रिका कोशिका को न्यूरॉन भी कहते हैं। तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे 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 करते करते कहाँ पहुँच जाती है, ब्रेन में। और ब्रेन इस पर विश्लेषण करता है और इस पर एक्शन करने की सोचता है। अब मान लीजिए किसी ने किसी को चूटी काटा, जिस एरिया में चूटी काटा उस एरिया के न्यूरॉन ने सभी संदेश को ग्रहण किया कि यहाँ पर कुछ हुआ है। वो सारे संदेश न्यूरॉन में चले गए, न्यूरॉन के साइटोन में, वो दूसरे न्यूरॉन को भेजा, फिर तीसरे में होते 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 कहाँ आ गई, ब्रेन में। ब्रेन ने आंखों को दिया आदेश, ऑर्डर दिया और कहा कि देखो आंख पर क्या हुआ है। आंख जो देख करके ऑब्जर्व किया, आंख की न्यूरॉन ने ब्रेन को फिर संदेश दिया कि यहाँ तो फलाना चीज हुआ है। फिर जाके अंतिम निर्णय लेते हैं कि यहाँ क्या करना चाहिए। फिर इस हाथ को ऑर्डर मिलता है कि कुछ नहीं करो, सहला दो। कर क्या सकते हो, अब तो मार तो खा लिए हैं, चुटी तो काट लिया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप भी उसे चुटी काट लेंगे, ठीक। तो इतना हम लोग जान चुके हैं। अब बाकी की चीज़ हम अगले वीडियो में देखेंगे, जैसे कि संदेश कैसे प्राप्त होता है, संदेश कैसे प्राप्त होता है और संदेश स्पाइनल कोड तक कैसे जाता है, फिर स्पाइनल कोड कैसी होती है, क्या उसकी संरचना है। फिर हम पढ़ेंगे ब्रेन के विभिन्न हिस्से, ब्रेन के क्या कार्य हैं, कहाँ से सोचते हैं, कहाँ से भूख लगती है, कहाँ से प्यास लगती है, ब्रेन की साइज क्या है, ब्रेन का वजन क्या है, ईटीसी, ठीक है। तो ये सब देखते रहिए हमारे चैनल पे और बने रहिए हमारे साथ। और एक ज़रूरी बात यह है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे 10th बोर्ड में हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, ठीक है दोस्तों। और थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए।